नवीं की गणित का अध्याय 1 हम इस पर बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो दे चुके हैं, कृपया उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें। अध्याय 1 में संख्या पद्धति में जितने भी कंटेंट्स हैं, लर्निंग आउटकम्स है, उसका सबसे पहला वाला भाग संख्या पद्धति की अवधारणा, जिसमें हम इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ी गई संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट हैं, अर्थात संख्याओं के जितने भी मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम आगे की बातों को समझ पाएंगे। तो इसके पहले के लेसन में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तो जो मूल रूप से ये 3 प्रकार की जो संख्याएं यहाँ पर हैं, उन सभी पर हम वीडियो दे चुके हैं। कृपया उन्हें आप एक बार जरूर देख लें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर्स की। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब पहले हम इसका कंसेप्ट क्या है वो देख लें। पूर्णांक संख्याओं के दौरान हमने देखा कि प्रत्येक 2 लगातार पूर्णांकों के बीच एक का अंतर होता है। इसके पहले पूर्णांक संख्या पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें क्या देखा था कि जो 2 लगातार पूर्णांक होते हैं उनके बीच में एक का अंतर होता है। जैसे 2 पूर्णांक है यहाँ पर, ऋण 4 और ऋण 3, इनके बीच में अंतर क्या होगा। अब आप सोचकर बताइए कि ऋण 4 और ऋण 3 में बड़ी संख्या कौन सी है। जी हाँ, ऋणात्मक जो निरपेक्ष मान छोटा दिखाई देता है ना, वो बड़ी संख्या होती है। तो इसमें ऋण 3 बड़ी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे। तो ऋण 3 में से ऋण 4 हमने घटाया तो बचा 1। इसको उल्टा नहीं घटाना भाई, कि ऋण 4 में से ऋण 3 घटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों की। तो 2 पूर्णांक ये जो हमने लिए हैं, ऋण 4 और ऋण 3, 2 लगातार पूर्णांक हैं ये, इनके बीच का अंतर 1। तो 0 और 1 का अंतर इन दोनों में भी देख लेते हैं। 0 और 1 ये 2 लगातार पूर्णांक है ना, जिसमें 0 तो खैर हम सेंटर पॉइंट में मानते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन 1 उसके बाद है, उसका परिवर्ती होता है। तो इन दोनों में अंतर देखें, 1 में से 0 घटाएं तो ये 1 बचता है। तो इस तरह कोई भी 2 लगातार पूर्णांक हो, उनके बीच में एक अंतर होता है। अब एक दूसरी बात, अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच और भी कोई संख्या होती है। भाई नंबर लाइन में आपने देखा ना कि पूर्णांकों को जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे थे, तो 2 लगातार पूर्णांक हमने उसके कट्स लगा दिए थे। अब ये सोचें कि क्या 2 लगातार पूर्णांकों के बीच में भी कोई पूर्णांक हो सकता है, या फिर पूर्णांक तो खैर होगा नहीं, हाँ क्या कोई दूसरी संख्या होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल होगी। तो आइए जानते हैं कैसे होती है। मान लीजिए 1 और 2 के पूर्णांक के बीच 5 खंड हमने कर दिए। जैसे यहाँ 2 पूर्णांक हैं, हमने नंबर लाइन पर लिखा है ना, ये पहला पूर्णांक और ये दूसरा पूर्णांक 1 और 2, हमने इसमें कितने भाग बना दिए, 5 भाग बना दिए। तो पूर्णांक 2 ही हैं, हमने इसके बीच में 5 हिस्से कर दिए। अब इसके बाद तब 1 और 2 के बीच प्रत्येक खंड को क्या बोलेंगे, 1/5 के रूप में व्यक्त किया जाएगा, अर्थात 5 खंड में से 1 खंड, यानी 1 और 2 के बीच में 5 हिस्से हैं। तो इसमें से जो एक हिस्सा यदि हम लेंगे तो इसको क्या कहते हैं भाई, भिन्न की अवधारणा आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो कुल 5 खंडों में से एक खंड हमने लिया है, तो एक खंड को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे हम 1/5 यानी इस भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो और यदि इसी तरह इन 5 खंडों में से 2 लिए जाएं, तब इसे कैसे दर्शाएंगे, 2/5 के रूप में। इस प्रकार प्रत्येक 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच में भी अनेक संख्याएं संभव हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे एक खंड को हमने 1/5 कहा था और 2 खंड लिए जाएं तो इसको 2/5 कहा था, यानी संख्या तो है नहीं है भाई, पूर्णांक के रूप में नहीं है, लेकिन कोई दूसरी तरह के फॉर्मेट में तो है। तो भाई किसी न किसी तरह की संख्या जरूर होती है 2 पूर्णांकों के बीच में। इस प्रकार संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यद्यपि इसे दशमलव के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। भाई अभी तो आगे की बात है ना, तो फिलहाल हम तो इस भिन्न की ही बात कर रहे हैं। तो 2 पूर्णांकों के बीच में जो संख्या होती है ये संभव है। किस रूप में संभव है, इस रूप में संभव है। तो ये तो भिन्न रूप हो गया। इसी तरह दशमलव में भी हम इसे बदल सकते हैं, ये आगे हम जरूर पढ़ेंगे। तो इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि इन्हीं 2 पूर्णांकों के अनुपात को भी परिमेय संख्या कहते हैं। 2 पूर्णांकों के अनुपात, अब ये सीधा सीधा यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन ही लिख दी है। कैसे, 2 पूर्णांक 1 और 2, इन दोनों का अनुपात, इसको परिमेय संख्या। फिर 2 पूर्णांक लेते हैं 3 और 7, इनका अनुपात, ये भी परिमेय संख्या। 12 और 7, ये भी अनुपात है ना, ये भी परिमेय संख्या। इस तरह 1/1, 0/1, ऋण 4/7, 1/3, फिर पूर्णांक तो लेना है ना हमें, तो हर ऊपर की संख्या में भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। तो इस तरह ये जो भिन्न होता है ना, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। तो ऊपर की संख्या क्या कहलाती है, अंश, नीचे की क्या कहलाती है, हर।
अब भाई इंग्लिश में भी देख लें, ऊपर की संख्या न्यूमरेटर, नीचे की डेनोमिनेटर, और इस भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। चलिए, तो अब ये जो अवधारणा एक थी, इसके ऊपर का जो ये लिखा हुआ है, इसमें अंश छोटा है या बराबर होता है हर के। ठीक है, जब कोई ऐसा भिन्न हो या फिर इस तरह की कोई ऐसी संख्या जिसमें अंश छोटा हो या बराबर हो हर के, किंतु यदि अंश बड़ा हो हर के तब भी इसे परिमेय संख्या ही कहेंगे। तो भाई ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि अंश छोटा है या बराबर होगा, ऐसे भी भिन्न होते हैं, और दूसरी स्थिति में अंश बड़े भी होते हैं। यानी कुल मिला के हम ये देखें कि ऊपर की जो संख्या है ना, अंश ये छोटा होता है या बराबर होता है तो भी ये परिमेय संख्या कहलाती है, या फिर बड़ा अंश बड़ा हो तो भी ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि परिमेय संख्या मुख्य रूप से अगर उसको भिन्न के रूप में हम लिखते हैं है ना, तो दो प्रकार की होती है। कैसे कैसे, p/q के रूप में होती है। मान लेते हैं ये बीजगणितीय में हम लिखें, सामान्यीकरण कर दिया हमने इसका। तो यदि p छोटा होगा q से, ध्यान रहे, ऊपर की संख्या न्यूमरेटर छोटा होगा डेनोमिनेटर से, अंश छोटा होगा हर से, जैसे 1/2, 3/7, और इस तरह की दोनों संख्या हम देखें, तो यदि अंश छोटा होता है हर से तो वो सम भिन्न होता है, सम भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। और दूसरा p/q, इस तरह का कोई भिन्न हो, इस तरह की कोई संख्या हो जिसमें अंश बड़ा हो या बराबर हो, इसे विषम भिन्न कहते हैं। जी हाँ, सम भिन्न और विषम भिन्न, इन दोनों को याद रखना है हमें। चलिए, अब हम परिमेय संख्या की अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो पूर्णांकों के बीच में और भी संख्या संभव है। किस रूप की संभव है, p/q के रूप की संभव है। भाई ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट है, अब पूरी तरह हम इसको एग्जाम्पल लेंगे तो संख्या ही लेंगे ना। तो चलिए परिभाषा देखते हैं क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ध्यान रहे, व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखा है, व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका मतलब दूसरे रूप में भी लिखा जाता होगा पक्का। चलिए फिलहाल लेकिन परिभाषा तो यही है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये बोल रहे हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं बस। तो इसके पहले जो 3 प्रकार की संख्या पढ़े थे ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, बस उन्हीं की मदद से अब हम आगे की संख्याओं को पढ़ेंगे, और यहीं से हम गणित की जो अंतिम संख्या है, वास्तविक संख्या, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो p और q पूर्णांक है, और जहां पर p और q शून्य नहीं है, माफ कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, इसका जो हर है ना वो शून्य नहीं है। p शून्य हो सकता है, q शून्य नहीं होगा, जो हर है वो शून्य नहीं होगा। तो चलिए अब संख्या रेखा के आधार पर हम परिमेय संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं। तो भाई चलिए, अब किस किस तरह की परिमेय संख्या होती हैं। पहले धनात्मक परिमेय संख्या देखें, 1/2, 3/7, 12/7, 1/1, ये कैसी हैं, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। इसका मतलब भाई यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है, सम भिन्न विषम भिन्न तो ये तो हमने पहले देख लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इनकी धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी ये पूर्णांक संख्याओं के बीच में तो आएगा, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं होंगे ये, तो ये पूरी तरह धनात्मक है, यानी शून्य के जो संख्या रेखा है उसकी दाहिनी ओर होंगे। और ऋणात्मक चाहे अंश हो चाहे हर हो, दोनों में से किसी न किसी एक जो स्थान है वो ऋणात्मक होगा। जैसे पहला परिमेय संख्या देखते हैं, इसका अंश ऋणात्मक है, दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं, इसका हर ऋणात्मक है। तो ओवरऑल क्या होता है ना कि भिन्न जब हम लिखते हैं, या फिर हम परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या जब हम लिखें तो उसका चाहे अंश ऋणात्मक हो चाहे हर ऋणात्मक हो, कुल मिला के पूरी जो संख्या है वो ऋणात्मक हो जाती है। अब एक और देखें, शून्य परिमेय संख्या के रूप में, शून्य परिमेय संख्या, अब 0/1, भाई परिमेय संख्या के डेफिनेशन में क्या था, हर शून्य नहीं होना चाहिए, तो हमने हर शून्य तो नहीं लिखा ना, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। जी हाँ बिल्कुल होती है। अब जैसे अब ये तीनों प्रकार की परिमेय संख्या हमने लिखे हैं संख्या रेखा के आधार पर, तो धनात्मक शून्य के दाहिनी ओर, ऋणात्मक शून्य के बाईं ओर, लेकिन ठीक शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0/1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ये आगे हम जरूर इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन 1/0 यदि हर में हम शून्य लिख दें, जो कि ये डेफिनेशन में हम ध्यान रखना है, हर में यदि शून्य लिख दें तो भाई ये अर्थहीन संक्रिया है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य का भाग जाता ही नहीं। अब यहाँ पर 1/0 लिखा है, ये हमने इसलिए लिखा है, ये 0/1 की हमने ये भिन्न के रूप में लिखा था ना, इसलिए हमने इसको 1/0 के रूप में लिख दिया। ये कभी भी
हो ही नहीं सकता, 2/0 भी नहीं हो सकता, 5/0 भी नहीं हो सकता, ऋण 10/0 भी नहीं हो सकता। तो किसी भी संख्या में जब शून्य का भाग देंगे या फिर हर में कोई भी भिन्न ऐसा हो, कोई भी परिमेय संख्या ऐसी हो जिसके हर में शून्य हो, ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या ही नहीं है। तो यदि कोई कभी ऐसा लिखा आए भी ना जिसके हर में शून्य लिखा हो, तो आप आंख मूंद के बता दें कि भाई ये तो परिमेय संख्या ही नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये 3 प्रकार की परिमेय संख्या हमने देख ली संख्या रेखा के आधार पर। तो चलिए अब कुछ खास बातें देख लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं 2 पूर्णांकों का अनुपात है जिसे P/Q से व्यक्त किया जा सकता है। किसे? P/Q। यहाँ मैं लिख नहीं पाया हूँ, P/Q के रूप में। ओके, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये बात हमने थोड़ी देर पहले की थी ना। जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं मतलब आसानी से लिख सकते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। परिमेय थोड़ा नंबर लाइन की हम बात करें, संख्या रेखा की बात करें तो शून्य से दाहिनी ओर जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, वो सब कैसी होंगी? शून्य से बड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर जो धनात्मक परिमेय संख्या होंगी वो भी शून्य से बड़ी होगी। उसी तरह ऋणात्मक परिमेय संख्या ये शून्य से छोटी होती है, क्योंकि ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं ना, तो उनकी जो परिमेय संख्या होंगी वो भी शून्य से छोटी होगी। राइट, आगे देखते हैं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप व्यक्त करने के बजाय अनेक तुल्य भिन्न के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। भाई अब ये यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी परिमेय संख्या को एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। भाई ये तो तय हो गया अभी तक कि P/Q के रूप में यदि लिखा जाए तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें, क्या ये तीनों परिमेय संख्या अलग अलग है? नहीं है। भले हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2/4, 3/6 ये सब तुल्य भिन्न है, क्योंकि जब हम इसको हल करते हैं ना तो वास्तव में 1/2 ही होता है। आप इसको पिक्चराइज करके भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये तुल्य भिन्न होती हैं। तो इस कंटेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब भिन्नों के प्रश्न आपने लोअर क्लासेस में किए थे तब इस बात को आपने देखा था। अब आगे देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योग और अंतर एक परिमेय संख्या होती है। अब 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़ दें या फिर घटा दें तो उनका जो योगफल या फिर जो अंतर आता है ना, वो भी परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, ये भाई ध्यान में रखना है। प्रत्येक पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि परिमेय संख्या कई तरह से लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे देखिए 1/2 तो परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। लेकिन 2/1 ये जो परिमेय संख्या है 2/1 ये पूर्णांक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग भी एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये जैसे योग और अंतर पर की हमने बात किए थे, वैसे गुणा भाग। 2 परिमेय संख्या का हम गुणा करें तो उनका गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होती है, और भाग करें तो भी उसका भाग भी परिमेय संख्या होती है। भले ही भाग में एक पूर्णांक संख्या ही मिल जाए, भाई उसको तो हम जानते हैं ना, पूर्णांक को हम परिमेय में बदल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या का एक व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। भाई रेसिप्रोकल क्या होता है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। परिमेय संख्या जैसे 2/5 इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होगा? गुणा का तत्समक अवयव आना चाहिए। कौन सी संख्या का इसमें गुणा करें कि कौन सी परिमेय संख्या का गुणा करें कि गुणनफल गुणा का तत्समक अवयव 1 आए? जी हाँ, बिल्कुल 5/2 का गुणा करें तो क्या होगा? 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 होगा, यानी कि 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 होगा। तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। इसी तरह अगर उल्टा करें तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे और देखें। प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकाला जा सकता है। भाई निरपेक्ष मान आपने पहले पढ़ा था ना, निरपेक्ष मान चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको? जैसे देखिए ऋण 2/5 ऐसा कोई परिमेय संख्या है तो इसके निरपेक्ष मान में सिर्फ हमें ध्यान इस बात का रखना होता है कि जो चिन्ह होते हैं ना, धन हो चाहे ऋण हो, दोनों को हमें हटा देते हैं। जी हाँ, दोनों को हटा देते हैं तो 2/5 हो गया। भाई हटाया तो इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट धन तो रहेगा ही रहेगा, 2/5 होगा। इसी तरह हम दूसरी बात भी देख सकते हैं ना, जैसे कि 3/7 इसका निरपेक्ष मान 3/7 ही होगा। लेकिन अगर कोई ये परिमेय संख्या ऐसी है जिसका अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो तो वो सीधा सीधा उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह की बातें हमने अभी यहाँ पर देखी है ना। तो अब कुछ उदाहरण भी है, लेकिन अब चूंकि समय हो रहा है तो चलिए अगले लेसन में हम बात करते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले लेसन में। कहीं मत जाइए। नमस्कार, जय हिंद।